नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार एक बार फिर से लेकर आई है डू यू नो योर सेंसस क्विज। यह इस क्विज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी था और यह पार्ट 2 है। दोस्तों, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज पास आउट भी हो चुके हैं। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस क्विज की लास्ट डेट है 20 सितंबर 2020। सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और विनर्स को सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। 3 विनर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर, और सभी को कैश प्राइजेस मिलेंगे और उन्हें मेरिट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दोस्तों, मॉडल क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने स्टडी एनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की प्राइज विनिंग क्विज कॉन्टेस्ट, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो क्विज है इसमें आएंगे 10 क्वेश्चन और आपके पास रहेंगे 10 मिनट। तो काफ़ी पर्याप्त टाइम है 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। सभी क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, ये जो क्विज है इसका इसको अटेंड करने के लिए ये जो वेब पेज है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा वेब पेज आपके सामने होगा। अकाउंट है तो लॉगिन करके आप क्विज को प्ले कर सकते हैं। यदि अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताई हुई है और वैसे आसान है काफ़ी। इसके अलावा दोस्तों, यह क्विज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, तो इस बात का आप याद ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मॉडल क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अ वेकेंट हाउस कैन नॉट बी सेंसस हाउस, है ना, ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, पिछला जो क्विज हुआ था ना, पार्ट 1 जो क्विज हुआ था डू यू नो सेंसस वाला, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत कॉमन था ये वाला क्वेश्चन। इसके बारे में बताना था ये चीज़ फॉल ट्रू है या फॉल्स है। अब वेकेंट हाउस कैन नॉट बी सेंसस हाउस, इसका मतलब ये है यदि कोई बिल्डिंग है और यदि वो खाली है तो क्या उसको जनगणना में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो उसको जनगणना में इंक्लूड किया जाता है। बिल्डिंग खाली है, भले ही वहाँ पे कोई नहीं रहता है, फिर भी वैसी बिल्डिंग, वैसा घर जनगणना में काउंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग पिछला जो क्विज हुआ था उसमें लगभग सभी क्विज में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से पूछ लें, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो लिटरेसी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सन, है ना, कौन से ईयर में क्या हुआ था भारत की जनगणना में, तो ईयर्स पूछे जा रहे हैं। लिटरेसी से पूछे जा रहे हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कवर किए हैं। एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत, जनगणना मतलब सेंसस, ओके। तो भारत में जो पहली सेंसस हुई थी, पहली जनगणना हुई थी, वह हुई थी 1872 में। उस टाइम पे अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस टाइम पे क्या थे, लॉर्ड मेयो वायसराय थे भारत के, ठीक है दोस्तों। तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद से 1881 से रेगुलर सेंसस जनगणना, नियमित जनगणना शुरू हो गई थी 1881 से, है ना, 1881 से, ओके। और जब रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी तब भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक पेन पेपर ले लीजिए और नोट करते जाइए, मैं सब कुछ आपको समझाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। 1881 में, 1872 में पहली जनगणना होगी। 1881 में ऐसा डिसाइड कर दिया गया कि अब से हर 10 साल के इंटरवल पे भारत की जनगणना होगी, ठीक है। 1881 के बाद 1891 में जनगणना हुई, फिर 1901 में जनगणना हुई, फिर 1911 में जनगणना हुई, ठीक है। अभी हाल ही में देखें तो सन 2011 में भारत की अंतिम जनगणना हुई थी। अब उसके बाद 2021 में जनगणना होगी। अभी कोविड-19 की वजह से थोड़ी प्रभावित होगी ये जनगणना, नहीं तो यदि सब कुछ काम कंटिन्यूसली चलता रहता तो 2021 में अगली जनगणना होती, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ठीक है, 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हो गया था। 1947 के बाद 1951 में जो जनगणना हुई थी वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। समझ में आ गया दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष का मतलब है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
ये कौन सा ईयर था? 1921। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि जो 1911 से 1921, ये 10 साल का जो डिफरेंस था ना जनगणना का, ये महाविभाजक वर्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जनगणना की जो वृद्धि हुई थी वह अचानक से बहुत तेजी से हो गई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच में, है ना। इसलिए अचानक से बहुत तेजी से भारत की जनगणना बढ़ गई थी। लगभग 13.4% की रेट से भारत की जनगणना बढ़ गई थी। 1911 में जो जनगणना बढ़ी थी वह 5 पॉइंट कुछ परसेंट के हिसाब से बढ़ी थी, और 1981 में 5.1% से बढ़ के डायरेक्ट 13.7% के हिसाब से वो जनगणना बढ़ गई थी। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, है ना। ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, लघु विभाजक वर्ष। सेंसस का ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड क्या है? 1951 है। ओके, और 1951 ही है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वाला वर्ष। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। जनगणना की अवधि, है ना, हर 10 साल के इंटरवल पे जनगणना की अवधि होती है। सन 2001 में हुई थी जनगणना, उसके बाद 2011 में हुई थी, और अब जो जनगणना होनी है वो 2021 में होगी। ठीक है, तो हर 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है दोस्तों, चलिए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य मतलब कि टैगलाइन, स्लोगन टाइप का क्या था? 2011 की जो जनगणना थी उसकी टैगलाइन थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो जनगणना का जो 2011 की जो जनगणना थी उसका जो लोगो था वो आप ये देख सकते हो। ओके, और उस लोगों का ये जो शुभंकर है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये शुभंकर है। इस शुभंकर को बोलते हैं प्रगणक शिक्षिका, इंग्लिश में इन्यूमरेटर टीचर्स। ये आप देख रहे हो ना, ये लेडीज टाइप की हैं, ये लेडीज हैं, है ना। तो ये जो 2011 का जो शुभंकर था, 2011 का जो आइकन था वो था प्रगणक शिक्षिका। और जो 2011 की जो जनगणना थी उसकी जो टैगलाइन थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके दोस्तों, चलिए। और जो प्रगणक शिक्षिका को इंग्लिश में बोलते हैं एन्यूमरेटर टीचर। जनगणना आयुक्त मतलब कि सेंसस कमिश्नर। अभी इस समय, अभी सन 2020 में जो हमारे भारत के सेंसस कमिश्नर हैं, जनगणना आयुक्त हैं, और वहीं रजिस्ट्रार जनरल भी हैं, उनका नाम है विवेक जोशी। ठीक है, श्री विवेक जोशी अभी 2020 में सेंसस कमिश्नर हैं भारत के। और स्वतंत्रता भारत के मतलब कि 1951 में 51 के टाइम पे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी। ठीक है, ये 1949 से 1953 तक ये जनगणना आयुक्त रहे भारत के। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी। और अभी वर्तमान में जो हमारे जनगणना आयुक्त हैं, सेंसस कमिश्नर हैं, वो हैं विवेक जोशी। आगे आते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। ठीक है, मतलब कि सन 1931 में ये काउंट किया गया कि भारत में कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, कितने एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, कितनी जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, कितने ओबीसी कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो ये जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से भारत की जो कुल जनसंख्या है वह 121.08 करोड़ है। ठीक है, अब तो जनसंख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन 2011 के हिसाब से भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। आगे आते हैं। भारत में विश्व का भाग 17.5% है ना। जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की जो 121.08 करोड़ जो पॉपुलेशन है वह वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है। ओके दोस्तों, और 121.08 करोड़ में से पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़, लगभग 51.47%। और महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़, लगभग 48.53%। ठीक है, ये महिलाओं के संबंधित जितने भी डेटा हैं उन पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो भी जनसंख्या का डेटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके दोस्तों,
10 की वृद्धि दर मतलब कि हर 10 साल में अपन जो गणना करते हैं तो ऑन एन एवरेज कितनी वृद्धि हो जाती है, 17.7% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हर 10 साल में जो भारत की जनसंख्या है वह 70.7% से बढ़ जाती है। और वार्षिक वृद्धि दर मतलब हर साल की बात करें तो 1.64% के हिसाब से हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, 1.64% के हिसाब से। यदि भारत की टोटल जनता देखें तो टोटल कितनी जनता एजुकेटेड है, कितनी जनता साक्षर है ना, तो 73%, 73% पॉपुलेशन क्या है, एजुकेटेड है इंडिया की। ओके, ठीक है। तो कुल साक्षरता दर कितनी है, 73% है। पुरुष साक्षरता दर, और जो भारत की जनसंख्या है उसमें 73% लोग साक्षर हैं, और उन साक्षर लोगों में से कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, तो 80.9% लोग साक्षर हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला साक्षरता दर है 64.6%। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनता है, पिछली बार जो क्विज हुई थे उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया था। ठीक है दोस्तों, तो जो वुमेन एजुकेटेड रेट है वो है 64.6%, इसको याद रख लीजिएगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, ये भी याद रखना, 943 आउट ऑफ 100, मतलब कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। ओके, चलिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि अभी मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं इंडिया में, है ना। मतलब कि जो 1 किलोमीटर, 1/1 किलोमीटर के यदि हम स्क्वायर बनाए, है ना, यदि हम एक स्क्वायर बनाए जो 1/1 स्क्वायर किलोमीटर का हो, एरिया का हो, तो उसमें कितने लोग रहते हैं इंडिया में, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछली बार क्विज में बना था कि जो भारत में है जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वह किस में काउंट की जाती है, पर्सन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर्सन पर मीटर, पर्सन पर स्क्वायर मीटर, है ना, या फिर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, केरल पे है ना। केरल में जो सेक्स रेशियो है वह क्या है, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है। मतलब कि वहाँ 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो लिंग सेक्स रेशियो है केरल का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम सेक्स रेशियो है वह हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य में 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, वहाँ पे 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, एरिया में रहते हैं। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, है ना। नदियाँ बहती हैं, बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो काफ़ी और थोड़ा चाइना वाइना थोड़ा एरिया भी थोड़ा कम सेफ है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में लोग वहाँ कम रहते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी कम है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व, ये क्वेश्चन देखिए पिछली बार क्विज में आया था। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व दिल्ली का है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ लोग रहते थे। ठीक है, 2011 के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, वहाँ पे मात्र 6,10,000 लोग ही रहते थे, है ना। तो ये 2011 के हिसाब से सब डेटा है, 2011 के अनुसार ही आपको सारे आंसर देने हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, है ना, मतलब वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम
जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी है तो वह है लक्षद्वीप। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जो एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो वह है नागालैंड। हाँ दोस्तों, पूरी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हर राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई है, जहाँ पे जनसंख्या घटी है। आगे आते हैं, सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, केरल। केरल में 94% लोग एजुकेटेड है, साक्षर हैं। केरल काफ़ी अच्छा है। देखा, यदि वहाँ बात की जाए लिंगानुपात, सेक्स रेशियो भी केरल का सबसे अच्छा है और सर्वाधिक साक्षरता भी केरल में ही है। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है ना, बिहार में लोग कम साक्षर हैं, सिर्फ 61.8% लोग ही साक्षर हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार क्विज में। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है, महाराष्ट्र में है ठाणे। ओके, और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, लगभग 75 जिले, लगभग क्या मतलब 75 उत्तर प्रदेश में जिले हैं लगभग, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब स्टडी मटेरियल था और ये मेरा पूरा वीडियो बनाया था, आपको इस लगभग पूरी नॉलेज दे दी है मैंने इसमें, और यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे कुछ में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एनी चैनल को। धन्यवाद।